हाय फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम रहेगा नाउन एंड द केस। नाउन एंड द केस। आप लोग जानते हैं मैंने बेसिक जो नाउन होता है, नाउन कैसे पिक आउट करते हैं और आप जो जेंडर वगैरह होते हैं, मैं उसकी वीडियो अपलोड मैंने कर दी थी। नाउन के अंदर दो टॉपिक आपके रह गए हैं। एक तो आपका नंबर रह गया है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, वो भी आपकी वीडियो जल्दी ही आएगी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा केस रहेगा। केस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी बोर्ड क्लासेस के लिए, चाहे 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स हों या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए केस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखना आप लोग, आज हमारा जो केस होता है, केस की हिंदी होती है हमारी कारक होता है। ठीक है, केस की हिंदी क्या होती है? कारक। इसके जो टाइप्स होते हैं केस के, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। कौन सा होता है आपका? फर्स्ट हमारा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा हमारा पॉजेसिव केस। फोर्थ हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस थोड़ा सा बता दूं, केस हमारे जो हिंदी में होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। हमारे जो केस यानी कारक जो हिंदी में होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो हमारे कारक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। थोड़ा सा और ध्यान देना है आप लोगों को। देखो, आपको पता है हर स्टूडेंट्स के पास बुक्स वगैरह घर पर हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत बेटर बुक हैं इंग्लिश की। देखा जाए तो जो कॉम्पिटिटिव के जो एग्जाम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास कई सारी बुक्स होती हैं, पर लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि केसेस के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, चाहे बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए हमारा नॉमिनेटिव केस इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस इंपॉर्टेंट नहीं है, वोकेटिव केस इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इस पर टिक किया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल एग्जाम के अंदर, चाहे बोर्ड क्लासेस में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, उसमें से एक केस आता है, वो होता है हमारा पॉजेसिव केस। कौन सा? पॉजेसिव केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में लगभग हमारे 7-8 रूल्स हैं, मैं उनको सबको कराऊंगा आपको, और बहुत ही आपको अच्छा फील होगा। आपका कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड क्लासेस में क्वेश्चन आता है केस से संबंधित, तो वो आपका गलत नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। हालांकि ये तो पॉजेसिव केस आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इन तीनों के बारे में बता दूं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और वोकेटिव केस क्या होता है। देखो, आप लोग एक चीज तो जानते हैं, सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट जो हिंदी होती है कर्ता, अच्छे से जानते हैं आप लोग कि लगभग आपने देखा होगा कोई भी सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में प्रारंभ में, सेंटेंस में स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट ही होता है। लगभग 95%। वो बात लगे, कभी कभार एक सेंटेंस ऐसा भी होता है कि बाकी के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट का दूसरा नाम ही क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। सब्जेक्ट का दूसरा नाम ही क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे कि मैं आगे आपको एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कि आई हैव ए कार। इसमें आप लोग जानते हैं आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट। तो हम आई को सब्जेक्ट भी बोल देंगे। कर्ता तो हिंदी इसकी होती है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। अर्थात आप समझ गए होंगे, हम सब्जेक्ट को ही क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा था इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट का दूसरा नाम ही, वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। अर्थात सब्जेक्ट का दूसरा नाम ही क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक आध कभी कभार कैसे हो सकता है इंपॉर्टेंट, मान लो कि किसी का एयरफोर्स का एग्जाम है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका कोई भी, तो उसमें से अब दे सकता है कि आई हैव ए कार, एक सेंटेंस दे सकता है, नीचे ऑप्शन दे सकता है आपको, नीचे देते नॉमिनेटिव केस दे दिया, ऑब्जेक्टिव केस दे दिया, पॉजेसिव केस दे दिया,
वोकेटिव केस दे दिया, 4 आपको केसेस दे दिए और पूछ लिया कि आई पे अंडरलाइन करके इसमें कौन सा केस है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई तो आई तो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट का दूसरा नाम ही क्या होता है हमारा, नॉमिनेटिव केस होता है। थोड़ा इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट का दूसरा नाम ही क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। क्लियर। दूसरा देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो वाक्य में जो शब्द ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, वाक्य में जो शब्द कर्म का कार्य करते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे कि मैं इस वाक्य को ऐसे ही बोल सकता हूं, ऐसे आ जाए, आई टीच यू, आई टीच यू। तो आप लोग जानते हैं इसमें यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, अर्थात यू ऑब्जेक्ट बोले तो ऑब्जेक्टिव केस। आप लोग जानते हैं कि मोस्टली मेन वर्ब, टीच क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो शब्द आता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कह रहा है आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, किसे पढ़ाता हूं, तुम्हें। एक और चीज बताऊं इंपॉर्टेंट, अगर वाक्य में कभी भी आपको ऑब्जेक्ट छांटना है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो उसमें हमेशा एक फॉर्मूला बताऊं, लाइफ में कभी भी गलती नहीं होगी, उसमें आप किसे लगा लिया करें या क्या लगा लिया करें। अगर वाक्य में आप किसी और क्या लगा लिया करोगे तो उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट निकल के आता है। देखो आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, किसे पढ़ाता हूं, तुम्हें। मिल रहा है आंसर, किसे पढ़ाता हूं, तुम्हें। तो जिस वाक्य में किसे और क्या का अर्थ मिल जाए वहां ऑब्जेक्ट निकल के आता है, और ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या से कैसे हो सकता है, ऐसे आ जाए, आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं, अपनी किताब। मिल गया। तो किससे और क्या का अर्थ मिल जाएगा, वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव केस भी समझ में आ गया होगा। अभी मैं पॉजिटिव केस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनको मैं फिनिश कर लूं। वोकेटिव केस देखिए, वोकेटिव केस क्या होता है, जब किसी नाउन को वाक्य में कॉल किया जाता है, जब किसी नाउन को वाक्य में कॉल किया जाता है या पुकारा जाता है, जैसे कि रोहित स्टैंड अप या कम हियर रोहित, मतलब नाउन को हम कॉल करें, नाम लेके उसको हम पुकारें, वही क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। जैसे कि राम कम हियर, राम गो देयर या गो देयर राम। तो राम क्या नाउन है, नाउन को हम कॉल करेंगे, पुकारेंगे, वही क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। जैसे कि मैंने बोला राम कॉमा कम हियर, ठीक है। तो इसमें नाउन कौन सा आप जानते हैं, राम कम हियर में, राम क्या हमारा नाउन है, यही क्या हो जाएगा, हमारा वोकेटिव केस हो जाएगा। ठीक है। वोकेटिव केस की परिभाषा क्या होती है, जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन को पुकारा जाता है, पुकारने के बाद उससे किसी काम की बोला जाता है, वही क्या होता है, हमारा वोकेटिव केस होता है। जो नाउन होगा वही वोकेटिव केस होगा। क्लियर। तो आप लोग नॉमिनेटिव केस समझ गए, ऑब्जेक्टिव केस समझ गए और वोकेटिव केस समझ गए। मैं बोला था इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे पजेसिव केस। पजेसिव केस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी एग्जाम में अक्सर ये आता रहता है। अगर इतना भी बता दूं, अगर केस से कोई भी टॉपिक उठ के आएगा तो केवल पजेसिव केस ही आएगा। ठीक है। चारों केस में से अगर कोई भी केस एग्जाम के अंदर आएगा, चाहे बोर्ड क्लासेस का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, उनमें से केवल आपका पजेसिव केस ही आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पजेसिव केस। ठीक है। क्या बोला मैंने, पजेसिव केस। थोड़ा सा समझो पजेसिव केस होता क्या है, क्योंकि आप बुक्स वगैरह में पढ़ते रहते हैं और आप लोगों ने देखा होगा बुक्स, फिर भी हम लोगों को डाउट रह जाता है। लेकिन मेरा खुद का मानना, आप लोगों को समझ में आएगा सर की स्टडी कैसी है, किस तरीके से लोग वो पढ़ाते हैं। तो देखो पजेसिव केस बोले तो आपके दिमाग में हमेशा पजेसिव केस शब्द आए तो वहां पे का, की और के, आपके दिमाग में तुरंत ये तीनों शब्द आ जाने चाहिए। सुनो, बहुत ही मैं आपको इसको सिंपल कर दूंगा, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट रहता है लेकिन बहुत ही सिंपल कर दूंगा। जब आपसे कोई बोले पजेसिव केस, तो आपके माइंड में 3 शब्द फ्लैश होना चाहिए। जैसे स्क्रीन पर कोई चीज फ्लैश होती है, उसी प्रकार आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि का, की और के। पजेसिव केस बोले तो का, की और के। इनकी इंग्लिश देखा होगा, राम का पेन,
तो हम वैसे द पेन ऑफ राम भी करते हैं, द राम्स पेन भी करते हैं। तो मैं इतना कह रहा हूँ पजेसिव केस में हम लोग इतना ही सीखेंगे कि का और की और के की अंग्रेजी क्या होती है, का और की और के की अंग्रेजी क्या होती है, हम लोग इतना ही सीखेंगे। आप लोग जानते हैं इन तीनों के लिए क्या तो हमारा ऑफ आता है, क्या आता है ऑफ, या इन तीनों के लिए हमारा क्या आता है एपस्ट्रॉफी एस आता है। इस तरीके से भी एपस्ट्रॉफी एस बन जाता है और इस तरीके से भी बन जाता है। मैं भी आपको समझाऊंगा कि आपको पहले इतना समझो कि पैसिव केस में क्या पढ़ना है हम लोगों को, का, की और के की अंग्रेजी। इन तीनों की जो अंग्रेजी होती है वो ऑफ भी होती है और एपस्ट्रॉफी एस भी होती है। मैं आपको इतना अंतर बताऊंगा कि आपको ऑफ कहां लगाना है और आपको एपस्ट्रॉफी एस कहां पर लगाना है। तो पैसिव केस का रूल नंबर फर्स्ट देखिए, कोई परिभाषा पूछे तो आप लोग इतना भी बता सकते हैं कि जब किसी नाउन का दूसरे नाउन से, जब किसी नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताया जाता है, जब किसी नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताया जाता है तो वो हमारा पैसिव केस होता है। हालांकि पूछता नहीं, फिर भी आपको मैंने बता दिया है। तो देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, हमें ऑफ कहां लगाना है और एपस्ट्रॉफी एस कहां लगाना है। बोले दोबारा सुनो, पैसिव केस बोले तो का, की और के, और तीनों की अंग्रेजी क्या होती है ऑफ और एपस्ट्रॉफी एस। एपस्ट्रॉफी एस ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कौन से कहां पर लगाना है। पर रूल नंबर फर्स्ट सुनिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है आप लोग लिख सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट मेरा है कि आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जिनमें सांस नहीं होती है, ऐसी वस्तुएं जिनमें सांस नहीं होती है, ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव होती हैं, उनके लिए हम पजेसिव केस के रूप में ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं बोल दिया आपका कुर्सी की टांग, कुर्सी की टांग। आगे वाला शब्द देखते हैं हमेशा, कुर्सी निर्जीव है, मैंने बोला इसमें सांस नहीं होती है, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम क्या लगाएंगे ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग ऑफ लगाते हैं। आगे वाला शब्द देखेंगे हमेशा, आ गया की, क्या आ गया की, मैंने बताया था पैसिव केस का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए का, की और के, ठीक है। आ गया की आपका। अब देखो आगे वाला, देखो आगे वाला निर्जीव हो तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है ऑफ होती है, और उसे पीछे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेके आएंगे द टांग की क्या हो जाएगी लेग, की क्या हो जाएगी ऑफ, द लेग ऑफ चेयर, द लेग ऑफ चेयर। ऐसा वाक्य हम लिखा हुआ देखा होगा कहीं पे भी। तो आपको इतना ही करना है कि निर्जीव जो वस्तु होंगी, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम लोग क्या करते हैं ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक और सुनिए, ऐसे आ जाए पेड़, पेड़ की पत्ती, पेड़ की पत्ती। पेड़ क्या होता है निर्जीव होता है, ठीक है। साइंस वाले इसको सजीव मानती हो, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या होता है पेड़ हमारा निर्जीव होता है। तो देखो पेड़ निर्जीव है, की आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है की आ रहा है, तो लगाना कई की अंग्रेजी क्या होती है ऑफ लगाना है। ऑफ कहां लगाना है निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो पीछे सॉल्व करेंगे, पत्ती की लगा देंगे लीप, तो द लीप ऑफ ट्री, क्या हो जाएगा द लीप ऑफ ट्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आगे वाली निर्जीव वस्तु होती है, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम का, की अंग्रेजी क्या लगाते हैं ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं ऑफ। एक और बोल दूं, जैसे घर का कमरा, घर का कमरा। आगे वाला देखते हैं, घर क्या है निर्जीव है और का आ रहा है, का की के बोले तो ऑफ निर्जीव वस्तुओं के लिए। घर क्या है निर्जीव है, पीछे सॉल्व करेंगे, कमरा की क्या हो जाएगा द रूम ऑफ हाउस, द रूम ऑफ हाउस। और रसगुल्लों को समझ में आ गया होगा कि निर्जीव वस्तुओं के लिए पजेसिव केस के रूप में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ के बारे में समझ गए आप लोग। अब देखेंगे हम लोग एपस्ट्रॉफी एस। पहले मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूं, एपस्ट्रॉफी APOSTROPHE, एपस्ट्रॉफी एस। कैसे लिखते हैं इस तरीके, एक तो ऐसे बनाते हैं, यानी एस के आगे कॉमा, पीछे मान लो एस के पीछे कॉमा, एक एपस्ट्रॉफी लगाती हैं हम एस लिखकर, फिर आगे की साइड में कॉमा लगाते हैं। ये दोनों क्या है, इन दोनों को हम एपस्ट्रॉफी ए नहीं लिखना है आपको। मैं बोला करूँ आपको एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करें, या कोई भी अध्यापक बोले आपको एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करो, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एपस्ट्रॉफी एस दो तरीके से बनती है। एक तो एस लिखकर
एस के पीछे कॉमा लगाना है, एक एस लिखकर एस के आगे कॉमा लगाना है। इन दोनों से क्या बोलते हैं हम लोग, एपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस। समझ में आ गया। मैंने बताया था पॉसेसिव केस में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑफ, एक एपॉस्ट्रोफी एस। ऑफ का प्रयोग मैंने बता दिया निर्जीव वस्तुओं के लिए लगाते हैं। अब देखो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करते हैं, रूल आप लोग डाल सकते हैं आप लोग कि जो सजीव व्यक्ति होते हैं, सजीव व्यक्ति या वस्तु, ऐसी चीजें जिनमें सांस होती है, ऐसी चीजें जिनमें सांस होती है, उनका जो पॉसेसिव केस बनता है, उनके साथ जो का की अंग्रेजी आती है वो एपॉस्ट्रोफी एस आती है। क्या आती है, एपॉस्ट्रोफी एस आती है। जैसे सजीव बोले तो मैं बोल दूं राम, राम का घर, राम का घर। तो आगे वाला सजीव हो, सजीव देखना है, सजीवों के लिए एपॉस्ट्रोफी एस, आगे निर्जीव हो तो उसके लिए ऑफ। जैसे यहाँ पे कुर्सी आ रहा था, कुर्सी के लिए मैं ऑफ लगा रहा था, कुर्सी में सांस नहीं होती है। यहाँ सजीव देखना है, सजीव के लिए हमें एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, जिनमें सांस होती है उनके लिए एपॉस्ट्रोफी एस आएगा। तो हम कैसे करेंगे, राम का राम रहेगा, ठीक है। इसको तो हम लोग आगे से ही सॉल्व करेंगे, अभी निर्जीव वालों को हम पीछे से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसको हम राम का राम करेंगे। फिर क्या लगाना है, का की अंग्रेजी एपॉस्ट्रोफी एस, तो हम इस वाली एस का बात करेंगे, तो ये हो जाएगा राम्स हो गया, ठीक है। घर की क्या हो जाएगा हमारा, हाउस, राम्स हाउस। अभी मैं समझाऊंगा ए वाली एस कहाँ लगानी है, अभी मैं केवल इस वाली एस की बात कर रहा हूँ, एस लिखकर और एस के कहाँ पीछे कॉमा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं कर रहा हूँ कि एस और एस के आगे कॉमा, इस वाली एस की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी देख सकते हैं मैं राम लिखा है, राम के बाद मैंने कॉमा लगाया है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एस, अर्थात ए वाली मैंने एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। एक कहाँ लगानी है, सिंगुलर नाउन के लिए लगानी है। आगे वाला अगर एक वचन है तो उसके लिए क्या आएगा, पहले कॉमा और एस, कॉमा और एस आएगा, एस और कॉमा नहीं आएगा। एक और सुनिए, ऐसे आ जाए, रोहित, रोहित के पापा, रोहित के पापा, ठीक है। आगे वाला देखना है, रोहित सजीव है, व्यक्ति का नाम है, और सजीव के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, एपॉस्ट्रोफी एस का, ठीक है। और सजीव वालों को आगे से सॉल्व करते हैं, रोहित का रोहित हो जाएगा, फिर हम एपॉस्ट्रोफी एस कॉमा और एस, के की क्या हो गई, एपॉस्ट्रोफी एस। रोहित और पापा की क्या हो जाएगा, फादर, रोहित फादर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोहित फादर। क्लियर हो गया। यानी निर्जीवों के लिए हम लोग ऑफ लगाते हैं, सजीवों के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने इस वाली एस की बात नहीं की है। क्लियर। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसका जो सेकंड पार्ट जल्दी ही आपका कल या परसों तक आ जाएगा, उसी सेकंड पार्ट में आपके जो केसेस हैं वो फिनिश हो जाएंगे। बहुत ही उम्दा टॉपिक है, आप लोग इसका फेयर बनाएं और याद करते भी चलें कि सर ने पॉसेसिव केस कराए और आप लोग उनको रिवीजन भी करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for